हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और हमारे भारत के संविधान में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। हमारा भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पद कौन सा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन में राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और राष्ट्रपति के वीडियो का यह हमारा पहला पार्ट है। तो अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या? हमारे भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यानी कि हमारे संविधान का दोस्तों वो प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं यानी कि हमारे खुद राष्ट्रपति या तो उनके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस संविधान का उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद के तहत जो पावर, जो शक्तियां दी गई है वो हमारे राष्ट्रपति उपयोग करेंगे। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है। क्या? हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। और जो निर्वाचन की पद्धति है इसका नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक निर्वाचक गण द्वारा चुना जाता है। क्या? हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक गण है। तो निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होते हैं और कौन कौन शामिल नहीं होते हैं वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन याद रखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक निर्वाचक गण के द्वारा हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है और यह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ओके, तो चलिए बताइए, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? हमारे भारत संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? हमारे देश के राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से कौन निर्वाचित होता है? तो हमने किसकी चर्चा की? राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है और साथ साथ हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। तो यहां हमें दोस्तों चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम शायद राष्ट्रपति यदि ऑप्शन क्लिक कर दे तो हमारा मार्किंग है वो नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो यहां हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण की बात करें यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज, तो हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकते हैं? तो दोस्तों याद रख लो कि मनोनीत सदस्य और किसी राज्य में विधानसभा परिषद है तो वो सदस्य वोट नहीं देंगे, बाकी सब लोग जो निर्वाचित है वो वोट देंगे। देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यह दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देंगे। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्या सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। लेकिन जो मनोनीत है वो चुनाव में वोट नहीं देंगे, याद रख लो। और जो भी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि हमारा जो संघ राज्य क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो वो भी चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है हमारा और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और दोस्तों इन दोनों को 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत यह वोट में जोड़े गए हैं। यह दोस्तों ट्विस्ट वाला है पॉइंट कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र दोनों में विधानसभा है यानी कि मुख्यमंत्री है। तो यहां की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी
राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देंगे। तो आपने क्या याद रखा? एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कहीं पर भी मनोनीत शब्द नहीं लगाया गया है। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और यह भी याद रख लो कि 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इनको अधिकार दिया गया है। चलिए बताइए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? यहां हमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन शामिल नहीं है। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। संसद के दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देंगे। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, यहां शब्द आ गया मनोनीत, यानी कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किसके फेवर में वोट देंगे? जिसने मनोनीत किया है उनके फेवर में ही वोट करेंगे ना। तो वो जो मनोनीत सदस्य है उसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। तो यहां हमें आंसर मिल गया है कि कौन शामिल नहीं है? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है। और यह भी देख लो कि संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। आगे बात करें तो निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी है? राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाई गई है। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि यह शब्द आपको पकड़ लेना है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो पद्धति है वो कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, यह पद्धति अपनाई गई है। और इस पद्धति में सबसे पहले एक कोटा तय किया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति के मामले में 50% से अधिक मतों का है। यानी कि 50% से अधिक एक भी मत मिल जाता है तो वो राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत जाता है। और इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता को मत देते समय अपनी वरीयताओं यानी कि प्रेफरेंसेस का अंकन करना होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कुछ इस तरह का हो सकता है, जो हमारा बैलेट पेपर है वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि यहां पर हमारे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके यहां पर नाम है, ओके। और यहां पर आपको टिक मार्क करना है कि दोनों में से आप किसको वरीयता देने चाहेंगे। पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ए और तीसरे नाम है तो वहां पर भी आप वरीयता दे सकते हैं। तो इसी तरह इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता को मत देते समय अपनी वरीयताओं का अंकन करना होता है, अर्थात उसे बताना होता है कि विभिन्न प्रत्याशियों के लिए उसका वरीयता क्रम क्या है और वरीयता क्रम के आधार पर ही उसके जो वोट है वो गिने जाते हैं। चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो मैंने आपको बताया था कौन सी पद्धति अपनाई गई है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। आगे बात करें तो किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला किस प्रकार का है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य, क्या एक एमएलए का मत का मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला दोस्तों निजात किया गया है। फॉर्मूला कौन सा है तो वो देखो, एक तो राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या दोस्तों मल्टीप्लाई नहीं बल्कि यहां डिवाइडेड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000 बराबर एक मत का मूल्य आ जाएगा। और शेष फल 500 से कम हो तो छोड़ देने तथा 500 से ज्यादा हो तो परिणाम में एक जोड़ देने का निर्देश है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं और बाद में मैं आपको समझा रहा हूं, ओके। किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? तो राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई 1/1000 इक्वल टू
1 मत का मूल्य आ जाएगा और शेष फल यदि 500 से कम हो तो छोड़ देने और 500 से ज्यादा हो तो परिणाम में 1 जोड़ देने का निर्देश है। चलिए यहां पर देखिए कि गुजरात राज्य के विधानसभा सदस्यों का राष्ट्रपति के चुनाव में मत का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो गुजरात की जनसंख्या कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत का मूल्य निकाला जाता है वो 1971 की जनगणना के अनुसार निकाला जाता है। तो गुजरात की जनसंख्या 1971 में कितनी थी? 2,67,54,000। ओके, और हमारे गुजरात की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो गुजरात में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 182। ओके, हमारे विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 182। और उसे दोस्तों इस तरह का हमारा फॉर्मूला हो गया। यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। और यहां पर जो आया इसी तरह आपको करना है और आप यदि कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 147। यानी कि गुजरात की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 182 है और गुजरात की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के वोट का मूल्य कितना आएगा? 147 आएगा। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे गुजरात की विधानसभा का एक निर्वाचित सदस्य वोट डालेगा तो उसके मत का मूल्य कितना होगा? 147 होगा। ओके, और इस तरह सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाएगा और उन्हें जोड़ दिया जाएगा। सभी को दोस्तों प्लस करके जोड़ दिया जाएगा। ओके, और याद रखो यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली है, क्या यदि राष्ट्रपति का चुनाव आ गया है और मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो कुछ सीटें हैं विधानसभा के सदस्यों की वो खाली है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव स्टॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली है या किसी राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी है तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। याद रख लो कि किसी भी राज्य में विधानसभा भंग हो गई है और राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो भी यह राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं हो सकता, यानी कि इलेक्शन होगा ही। जो सदस्य उस समय विधानसभाओं में है उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाएगा। चलिए, किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इससे राष्ट्रपति के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? किसी राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी है तो राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा, कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ओके, तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। एक सांसद के मत का मूल्य इस प्रकार निकाला जाता है, जिस तरह हमने राज्य की विधानसभा के सदस्यों का जो वोटिंग मूल्य है वो निकाला, तो सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों की कुल संख्या डिवाइडेड संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इक्वल टू एक सांसद के मत का मूल्य मिलेगा। क्या? एक सांसद के मत का मूल्य सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों की कुल संख्या डिवाइडेड संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इक्वल टू एक सांसद के मत का मूल्य आएगा। और अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार राज्य की जनसंख्या से आशय 1971 की जनसंख्या से है। क्या? अनुच्छेद 55 का ताल्लुक 1971 की हमारी भारत की पॉपुलेशन से है और 2026 तक यही जनसंख्या मान्य रहेगी। और 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह स्थिति 2026 तक के लिए बढ़ाई दी गई है। क्या? इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में दोस्तों जो वोट का मूल्य निकाला जाता है वो 1971 की जनसंख्या को ध्यान में रखकर निकाला जाता है और 2026 तक दोस्तों कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह जो जनसंख्या वाली स्थिति है वो कब तक बढ़ा दी गई है? 2026 तक। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मत का मूल्य तय करने के लिए किस वर्ष की जनसंख्या को ध्यान में लिया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में मत का मूल्य तय करने के लिए किस वर्ष की जनसंख्या को ध्यान में लिया जाता है?
1971 की जनसंख्या को ध्यान में लिया जाता है। कब तक ध्यान में लिया जाएगा? 2026 तक। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अर्हताएं, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हम सब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन आगे कुछ इस तरह के प्रावधान है जो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसे भारत देश के नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आगे आगे देखो क्या क्या है प्रावधान। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, यह हमारे पास नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, ऐसे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा किया जा सकता है। भारत के नागरिक को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 साल। गलत। 25 साल किसके लिए है? राज्य की विधानसभा के सदस्यों के लिए है। यदि आपको वोट देना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो, जो व्यक्ति लाभ का पद धारण करता न हो, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसे बोलते हैं लाभ का पद, वो धारण करता न हो, इसे ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा किया जा सकता है। देख लीजिए कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ के पद के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। यह सारे लाभ के पद नहीं है क्या? लाभ के पद के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा पद लाभ का पद समझा जाएगा? निम्न में से कौन सा पद लाभ का पद समझा जाएगा? राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा, उपराष्ट्रपति का भी नहीं, राज्य के राज्यपाल का भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है क्या? यदि आप अमेरिका की तरह नहीं है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्या प्रावधान है? तो अमेरिका में ही जन्म होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। यदि नागरिकता अर्जित हो, अदनान सामी ने क्या किया है? हमारे भारत देश की नागरिकता अर्जित की है, यानी कि अदनान सामी भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो यदि नागरिकता अर्जित हो तो भी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी हो सकता है। देख लो, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जो कि अमेरिका में ऐसा है। यदि नागरिकता अर्जित हो तो भी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी हो सकता है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। क्या? यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसला कहां पर किया जाएगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। किसका? हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लास्ट होगा। चलिए बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अर्हता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो यहां दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। एक तो नागरिकता अर्जित हो तो राष्ट्रपति का प्रत्याशी नहीं हो सकता, यहां गलत है, क्योंकि यदि नागरिकता अर्जित की गई हो तो भी राष्ट्रपति का प्रत्याशी हो सकता है, यह गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अर्हताएं अनुच्छेद 58 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात, हाल ही में मैंने आपको बताया। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, केवल एक नंबर का सेंटेंस है वो गलत है। और अनुच्छेद 71(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकती है।
क्या? अनुच्छेद 71(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियमन कौन कर सकता है? संसद विधि द्वारा कर सकती है, यानी कि कानून बनाएगी। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। क्या? ऐसा क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कम से कम कितने? 50 मतदाताओं, और वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग कर सकते हैं? सभी, जो मैंने आपको बताया, इनमें से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, तो ही हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। आ गया समझ में? ओके, चलिए बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। और अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है, क्या? अनुच्छेद 57 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो भी इसे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, बाद में दूसरी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। अमेरिका में क्या प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्र प्रमुख बन सकते हैं अमेरिका के, जैसा हमारे बराक ओबामा थे। ओके, उन्होंने 2 टर्म पूरी की, लेकिन तीसरी टर्म में वो चाहे तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। क्या? पुनर्निर्वाचन हो सकता है अनुच्छेद 57 के तहत। चलिए बताइए, पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? पुनः राष्ट्रपति, हमने किस अनुच्छेद की बात की? अनुच्छेद 57 की बात की, यानी कि अनुच्छेद 57 के तहत पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार किसी भी राष्ट्रपति या व्यक्ति को प्राप्त है। तो चलिए दोस्तों, यहां वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो हमारे इस चैनल को